नमस्कार बच्चों। क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बेटा, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 बाज़ार के में एक कमीज़। इसका सफ़र हम पढ़ रहे थे बेटा। बाज़ार में कमीज़ का सफ़र पढ़ रहे थे, किस तरीके से एक कमीज़ जो है वो कि कपास के उत्पादन से लगाकर ग्राहक के हाथ में उस कमीज़ के पहुंचने तक का ये सफ़र था। ये किस किस से होकर गुजरता है, ये किन किन। सबसे पहले कपास बनाया जाता है, कपास से सूत बनाया जाता है, सूत से बुनकरों द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े से किस तरीके से वो कमीज़ में तैयार होता है। फिर ये कमीज़ जो है ये उत्पादक से थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी और खुदरा व्यापारी से एक ग्राहक के बीच पहुंचता है। ये सफ़र के बारे में हमने पढ़ा था। इसका पार्ट नंबर 1, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके थे। आज हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटा, हमने एक स्वप्ना जो किसान थी जिसके पास छोटा सा खेत था, उस किसान की हमने पता किया कि उसने किस तरीके से कपास को उगाया और उसे अपनी जो कपास की जो खेती का मेहनताना भी उसे पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। 4 महीने मेहनत करने के बावजूद उसे केवल 3,000 रुपये प्राप्त हुए। तो 3,000 रुपये में 3,000 रुपये के अकॉर्डिंग उसके 1 महीने का आमदनी 750 रुपये होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जो कपास है वो सूत में बदलता है। सूत से वो धागे निर्माण होता है और धागे निर्माण होने के बाद में उन धागों को बुनकरों को दिया जाता है, जो बुनकर कपड़ा बुनते हैं। ठीक है। और ये जो बुनकर होते हैं ये व्यापारियों के ऑर्डर के ऊपर अपना कपड़ा बनाते हैं और वापस उन्हीं व्यापारी को बेच देते हैं। उन्हें ये भी नहीं ज्ञात होता है कि उनका कपड़ा कौन ग्राहक खरीद रहे हैं या व्यापारी ने उन ग्राहकों को कितने रुपए में अपना कपड़ा बेचा। उन्हें केवल उनके बुनने का, कपड़े को तैयार करने का मेहनताना उसे दे दिया जाता है। तो अब चलते हैं आगे चैप्टर की तरफ, जहाँ हमने इसको स्टॉप किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा, बुनकरों को ये भी ज्ञात नहीं होता है कि उनका कपड़ा कौन व्यापारी खरीद रहे हैं, किस कीमत में उसे बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। यानी कि कपड़े बनाने वाले और कपास उगाने वाले को तो बहुत कम लाभ मिलता है और ज़्यादातर ये झुकाव किसकी तरफ रहता है, व्यापारियों की तरफ रहता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य कम से कम 20,000 रुपये तक का होता है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लगभग 40,000 का निवेश करना ही पड़ता है। छोटे जो बुनकर होते हैं, जो छोटे स्तर पे कपड़ा बुनते हैं, उनको कम से कम 2 करघों की तो ज़रूरत होती है। तो 20,000 के करघे अगर लेगा तो उसे 40,000 रुपये तक का करघे का निवेश करना पड़ेगा। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और उनके परिवार के दूसरे सभी वयस्क सदस्य जितने भी होते दिन में 12 घंटे कम से कम उस पर काम करते हैं, तब जाके वो काम पूरा होता है। और इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने के लगभग सिर्फ 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। तो आप देख लीजिए बेटा, अगर 4 व्यक्ति मिलके भी 3,500 रुपये कमा रहे हैं, घर के सारे सदस्य मिलके, तो उनका किस तरीके से गुजारा हो पाएगा। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह जो व्यवस्था होती है उसे दानन व्यवस्था कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा कि दानन व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो व्यापारी और बुनकरों के मध्य यह व्यवस्था जो होती है उसे दानन व्यवस्था कहा जाता है। ये दानन व्यवस्था का उदाहरण मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से उन्हें सूद दे दिया जाता है, ऑर्डर द्वारा कपड़ा तैयार करवाया जाता है और फिर वो कपड़ा व्यापारी ही खरीदते हैं, वो भी कम मूल्यों में। ठीक है। जहां व्यापारी कच्चा माल देते हैं और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दानन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जितने हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं।
बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी भी भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु की सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। तमिलनाडु की जो स्कूल है वहाँ पे जो सरकार है वह गणवेश यानी कि स्कूल की ड्रेस कहा जाता है बेटा, स्कूल की ड्रेस उन्हें फ्री में दी जाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम जो बुनकरों, पावरलूम मैंने अभी आगे आपको बताया कि जो लाइट से चलने वाले करघे होते हैं उन्हें पावरलूम कहा जाता है। तो जो सरकार द्वारा जो पावरलूम बुनकर जो होते हैं, बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती हैं, मतलब उन बुनकरों द्वारा जो कपड़ा सहकारी संस्था में बेचा जाता है उन्हीं से ये कपड़ा खरीदते हैं, ताकि इन बुनकरों को इस बात की टेंशन ना हो कि हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा, हस्तकरघा यानी हाथ से चलने वाले करघे जो होते हैं, एक तो पावरलूम होते हैं जो लाइटों से चलते हैं, और हस्तकरघा यानी हाथ से चलने वाले उन करघों से बनने वाले कपड़े भी खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती हैं। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसा दुकानें देखी होगी जो इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं पाठ की तरफ। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना जरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती हैं। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य में माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा सा विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित ही की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया बेटा। फिर है ना, ये जो कपड़ा होता है ये दिल्ली के मार्केट में बेचा जाता है। फिर वहाँ के जो व्यापारी होते हैं उससे कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से कमीज़ बनाते हैं और इन कमीज़ों को बेटा विदेशी लोगों को बेचा जाता है। विदेशी जो ग्राहक होते हैं उनको, विदेशी में ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के लोग होते हैं। ये लोग स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं और ये इनका मेन मोटो ये होता है कि ये लोगों से कम कीमत में कपड़ा खरीदे, कम कीमत में कमीज़ें खरीदे, लेकिन उनके माल भी उच्चतम स्तर का होना चाहिए, क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और टाइम पे उसको माल चाहिए होता है। और अगर उनके इस काम दोनों शर्तों में किसी तरह का कोई दोषयुक्त हो जाए तो वे उससे बहुत सख्ती से निपटते हैं। इसलिए बेचारे जो निर्यातक यानी निर्यात करने वाले जो लोग होते हैं उनको इन ग्राहकों की शर्तों से डरना पड़ता है। समझ में आ गया बेटा, किस तरीके से डर डर के इनको काम करना पड़ता है। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों में वस्त्र देते हैं। समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं बेटा कि अब विदेशी जो ग्राहक है वो भी कम रुपए दे रहे हैं उनको और उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपने इस लाभ को कमाने के लिए वो जो मजदूर जिनसे वो काम करवाते हैं उनसे कम तो उनको वेतन देते हैं और उनसे काम ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वो अपना लाभ कमाते हैं। उन्हें विदेशी ग्राहकों से ज़्यादा दाम नहीं चाहिए, उन्हें मजदूरों की वेतन कम करके अपना लाभ कमाने का जरिया मिल जाता है। बेटा देखिए
किस तरीके से यहाँ पे ये एक दिल्ली की फैक्ट्री है, गारमेंट यानी कपड़ों की फैक्ट्री में जो महिला मजदूर जितने भी होते हैं वो बटन लगा रही हैं कपड़ों के। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। अभी एक स्टोरी बताई जा रही है कि जो इम्पैक्स गारमेंट जो है उसमें 70 कामगार हैं, इसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इसमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। अस्थायी यानी कि वो परमानेंट नहीं होते हैं, उन्हें थोड़े दिन के लिए रखते हैं फिर हटा देते, थोड़े दिन के लिए रखते हैं फिर हटा देते। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तब उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, मतलब अधिकतम वेतन सबसे ज़्यादा जो दर्जी यानी कि जो सिलने का काम करते हैं उनको मिलता है, जो कि लगभग 3,000 प्रति माह होता है। सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये मिलते हैं दर्जी को भी, और वो भी सबसे ज़्यादा है, अधिकतम देख लो आप। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने, पैकिंग करने के काम में रखा जाता है। इन कामों के लिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। देखिए उनका किस तरीके का भुगतान होता है, मजदूरों का भुगतान। जो दर्जी होता है उसको 3,000 रुपये प्रति माह मिलता है। जो स्त्री यानी प्रेस करने वाले जो होते हैं उनको पर पीस 1.5 रुपया मिलता है। फिर इसके अलावा जो जांच करता है, जांच यानी सारी चीज़ों की जांच करेगा, सब चीज़ें सही है यानी ये बटन लगा हुआ नहीं है कि जो भी है, तो उन सबको मिलेगा 2,000 रुपये। और धागे काटने वाले को, बटन लगाने वाले को 1,500 रुपये प्रति माह मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज़, और वो जो यहाँ से जो कमीज़ बन के जो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूरोप में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमतें लगभग $26 रखी गई हैं, अर्थात हर कमीज़ $26 यानी कि 1,800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को, अब देखो चित्र बताया गया बेटा, इस चित्र को देखना है। अब आपको दिख रहा है ये कमीज़ बनाया किसने? भारत के बुनकरों। भारत में स्वप्ना जैसी एक छोटी सी किसान ने कपास उगाया, फिर उन्हें बुनकरों द्वारा वो सूत मिला जिन्होंने कपड़ा तैयार किया। कितने रुपए में? 3,000 रुपये, 3,500 रुपये महीने की उनकी कमाई है, जिसमें घर के सभी सदस्य काम कर रहे हैं। उन बुनकरों ने इस कपड़े को बनाया। उस कपड़े को बनाने के बाद में दर्जी ने उस कपड़े को सिला, जिस दर्जी को महीने का सिर्फ 3,000 रुपये मिला। धागे टांगने वाली को या फिर बटन लगाने वाली को सिर्फ 1,500 रुपये मिला। और ये कपड़ा, ये शर्ट अमेरिका में निर्यात किया गया और वहाँ जाकर इसकी कीमत, लाभ मिला 900 रुपये का। 900 रुपये का लाभ मिला, जिसमें विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करवाई गई। अगर शर्ट की एडवर्टाइजमेंट में 400 रुपये का खर्चा हुआ, और जो भंडारण किया गया वो 200 रुपये का हुआ, और जो क्रय मूल्य था वो 300 रुपये था। समझ में आया? इस तरीके से ये किया गया, 900 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो मतलब आप देख लीजिए बेटा कि क्रय मूल्य यानी उन्होंने हमारे भारतीयों से खरीदा कितने में? 300 रुपये में। फिर उसको स्टोर करने के लिए उनका खर्चा कितना आया? 200 रुपये आया। ठीक है, और अगर उसने एडवर्टाइजमेंट किया तो उसका खर्चा कितना आया? 400, यानी कि 300, 200, 500, 500 और 400, 900, यानी उसके टोटल खर्चा कितना हुआ? 900 रुपये का। लेकिन उस कमीज़ को बेची कितनी गई? 1,800 रुपये में बेची गई। तो सिर्फ 900 रुपये का खर्चा और 900 रुपये रेट उसके लाभ मिला 1,800 रुपये बेचने पर, यानी कि 50% खर्चा हुआ और 50% लाभ मिला एक कमीज़ पर। तो आप सोच लीजिए उनको कितना ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में बताया गया है कि कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली से वस्त्र निर्यातक से कमीज़ डैश प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी, यानी यहाँ लिखना है कि 300 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदा। उसमें डैश संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। विज्ञापन के लिए उसने कितने खर्च किए? 400 रुपये खर्च किए। ठीक है, और इसके बाद लगभग प्रति कमीज़ डैश स्टोर में रखने, स्टोर में उसको भंडारण किया उसने, तो उसके लिए उसके 200 रुपये का खर्चा आया। तो 200 रुपये स्टोर में रखने से खर्चा आया। ठीक है, फिर प्रदर्शन एवं अन्य मद पर खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज़ 900 रुपये लागत पर पड़ी, मतलब टोटल उसको 900 रुपये में एक शर्ट पड़ी, जबकि वह उसे 1,800 रुपये में बेचता है। तो एक कमीज़ को उसे कितने रुपए का? 900 रुपये का उसको
लाभ मिला, मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उतना ही उसको अधिक लाभ होगा। समझ में आ गया बेटा? तो आपने एक कमीज की देख ली, कमीज की सफ़र पता कर लिया कि किस तरीके से कपास उगा, कपास से सूत बना, सूत से बुनकरों के पास में जाकर कपड़ा बना, कपड़े से दर्जी के पास में जाकर सिलाई हुआ, शर्ट तैयार हुआ, वो शर्ट यहाँ से निर्यात होकर अमेरिका गया और अमेरिका में जाके उसका कितना मूल्य बढ़ गया। इस तरीके से दिन बर दिन ये कमाई, इस वजह से हमारा जो भारत है वह विकासशील देश में ही रह गया है। क्योंकि हम इतने सस्ते दामों में अमेरिका वालों को कपड़ा बेचते हैं और अमेरिका वाले उस चीज़ को इतना महंगा में बेचकर वो विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। आज वो विकसित देशों की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पर है। तो इन्हीं कारणों से हमारा देश पिछड़ रहा है, हमारा भारतवर्ष पिछड़ रहा है। अब आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे कि बाजार के लाभ कमाने वाला कौन है, टोटल बाजार में लाभ कमाने वाला कौन है। तो आपने जिस तरीके से देखा किस तरीके से अमेरिका वालों ने, वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति में तो हिसाब पे तो कमीज़ बेची, कपड़ा व कमीज़ में लगने वाले अन्य कच्चे मालों और इनका 100 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा, और कामगारों की मजदूरी उनके 25 रुपये प्रति कमीज़ और कार्यालय चलाने वाले के 25 रुपये प्रति कमीज़ की दर से हुआ। तो क्या आप वस्त्र निर्यातक की प्रति कमीज से मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? यानी कि टोटल आप देख लीजिए कि 100 रुपये उसके कच्चे माल के, 25 रुपये का मजदूरी के और 25 रुपये रखने के, यानी 150 रुपये में कपड़ा बना और 150 रुपये ज़्यादा देकर उन्हें 300 रुपये में उस चीज़ को बेचा। यानी कि जो व्यापारी थे उसको यहाँ पे 150 रुपये का लाभ मिला, प्रति कमीज़ 150 रुपये का लाभ मिला। जबकि जो जिनके पास ये गया, जो ग्राहक थे अमेरिका वाले ग्राहक, उनको पर कमीज़ 900 रुपये का फ़ायदा मिला। आप देख सकते हैं कितना अंतर नज़र आ रहा है आपको। इन कारणों की वजह से हमारा भारत देश पिछड़ रहा है। आज की क्लास में बेटा इतना ही। अब नेक्स्ट बाज़ार में लाभ कमाने वाला कौन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।